एक तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, एक समान बद्ध क्षेत्र में स्थित किसी बद्ध द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आज का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है उन बच्चों को आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनने पिछला नहीं पढ़ा है उनको आज के क्वेश्चन में दिक्कत होगी, है ना। वीडियो भी हमने आप लोगों को सेंड कर दी थी तो वीडियो भी मिल गई होगी। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाना सीखें। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही बताया था। क्वेश्चन में लिखा है एक समान बद्ध क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समान बद्ध क्षेत्र बनाएंगे। ये बना दिया एक समान बद्ध क्षेत्र, तीनों लाइनें समान है लगभग, और बद्ध क्षेत्र को किससे बताते हैं, ई से। तो एक समान बद्ध क्षेत्र है। अब इस एक समान बद्ध क्षेत्र में स्थित किसी वैध द्विध्रुव को घुमाने में हमें कार्य करना है कि कितना कार्य होगा। तो सबसे पहले हम इस एक समान बद्ध क्षेत्र में क्या करें, एक वैध द्विध्रुव को रखें। और वैध द्विध्रुव बनाना आपको आता ही है, किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि हम आपके सामने यहाँ बना रहे हैं। ये हमने एक वैध द्विध्रुव बनाया, इसका नाम है ए और बी। इस वैध द्विध्रुव का नाम है, जो कि किससे मिलकर बना होता है, जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। आपका वैध द्विध्रुव, जिसका नाम हमने ए भी रख दिया है ऐसे ही, किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर। हो सकता है आपको ये देखने में उल्टा लग रहा हो, तो हम इसको आपके हिसाब से सीधा बना देते हैं। ए को इधर लिख देते हैं, बी को इधर लिख देते हैं। अब ठीक है, इधर प्लस क्यू आवेश और इधर माइनस क्यू आवेश। तो ये हमने एक वैध द्विध्रुव बनाया जिसका नाम है ए और बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इस वैध द्विध्रुव का केंद्र है ओ, इसके एक साइड की लंबाई है एल, दूसरे साइड की लंबाई है एल, और पूरी कुल लंबाई हो जाएगी, आप जानते हैं, 2l। पूरे वैध द्विध्रुव की कुल लंबाई हो जाएगी 2l। लेकिन आज देख रहे होंगे आप लोग, आज के क्वेश्चन में ये वैध द्विध्रुव हमने सीधा रखा हुआ है बिल्कुल। और सैटरडे को जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें वैध द्विध्रुव सीधा नहीं रखा था, उसमें वैध द्विध्रुव इस तरह से रखा था, जैसे ये आपका वैध क्षेत्र है ही, तो वैध द्विध्रुव ऐसे में रखा था सैटरडे वाले क्वेश्चन में, इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए। और आज वाले में सीधा रखा हुआ है। अगर ये वैध द्विध्रुव सीधा रखा है वैध क्षेत्र ई के साथ, तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, क्योंकि उसी के साथ रखा हुआ है, उसी की दिशा में, तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। लेकिन बात यह कि आज सीधा क्यों रखा, और हमें कैसे मालूम कि इसको सीधा रखना है, ऐसे तो हम भूल ही जाएंगे। और उस दिन हमने एंगल बनाते हुए क्यों रखा था, तो इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि आज के क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक समान बद्ध क्षेत्र में स्थित किसी वैध द्विध्रुव को घुमाना है। क्या करना है, घुमाना है। और घुमाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसे घुमाने में जितनी मेहनत करना पड़ेगी, उस कार्य के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो सैटरडे को जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, वैध द्विध्रुव अपने आप घूम रहा था। किस वजह से, बल युग्म आघूर्ण की वजह से। जब आपका वैध द्विध्रुव, आप जानते हैं कि इस तरह से रखा जाएगा, एक साइड प्लस क्यू आवेश है, एक साइड माइनस क्यू आवेश है। तो इस बद्ध क्षेत्र की वजह से प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा, और इसी बद्ध क्षेत्र की वजह से माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा। लेकिन दोनों का बल कैसा होगा, विपरीत होगा, क्योंकि एक आवेश प्लस का है और एक आवेश माइनस का है, इसलिए बल होगा विपरीत। एक बल लगता है ऊपर की ओर और एक बल लगता है नीचे की ओर। और ये इस तरह से एंगल में रखा हुआ है थीटा कोण पर, इस तरह से कि अपने आप हिल सकता है। तो थोड़ा सा बल जैसे इन पर लगेगा तो ये आराम से अपने आप घूम पाएगा। ये वाला भाग ऊपर, ये वाला भाग नीचे, फिर कभी ये वाला भाग ऊपर और ये वाला भाग नीचे, बच्चों के शीशे वाले झूले की तरह, है ना। तो इस तरह से उसमें बल युग्म आघूर्ण के कारण ये वैध द्विध्रुव अपने आप घूम रहा था। और इसके बल युग्म आघूर्ण के लिए हमने व्यंजक ज्ञात किया था शनिवार को, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यही आंसर आया था हमारा बल युग्म आघूर्ण का शनिवार को फॉर्मूले का। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में हमें वैध द्विध्रुव तो रखना है उसी तरह से, लेकिन वो अपने आप नहीं घूम रहा है, उसे हमें घुमाना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वैध द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करें।
तो हमें वैद्युत द्विध्रुव को इस तरह से रखना है कि वो अपने आप ना घूमे। अगर हम उसे ऐसे रख देते शनिवार सैटरडे वाली क्लास की तरह, कुछ एंगल बनाते हुए झुका करके, तो वो अपने आप घूमने लगता, और अपने आप घूमने लगता तो फिर हमने कहाँ घुमाया, और जब हम घुमा नहीं रहे तो घुमाने में कार्य कैसे निकालेंगे। इसलिए आज के क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करें। यानी वैद्युत द्विध्रुव को हमें इस वैद्युत क्षेत्र ई के साथ ऐसे रखना है कि वो अपने आप ना घूमे, जब हम घुमाएं तब वो घूमे, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो कुछ मेहनत करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, और उसे घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं उसके लिए ही हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, इस वजह से हमने क्या किया, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसको वैद्युत क्षेत्र ई के साथ बिल्कुल सीधा रखा है। सीधा मतलब कि 0 डिग्री के एंगल पर। और आपको पता है कि जब ये सीधा रखा जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई के साथ, तो इस पर क्या होगा कि ये अपने आप नहीं घूमेगा, क्योंकि इस पर बलेगुम आघूर्ण कार्य तो करेगा, पर इतना कार्य नहीं करेगा कि ये घूम सके। उसमें हमने कंडीशन भी पढ़ाई थी, स्थिति फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, समांतर मतलब इस तरह से उसी की दिशा में हो, 0 डिग्री के एंगल पर हो, तब हमने आपको बताया था कि उस पर कितना बलेगुम आघूर्ण लगेगा। तो हमने आपको वैल्यू रख के बताया था फर्स्ट कंडीशन में, याद आ रहा होगा, पीई साइन थीटा की जगह 0 डिग्री, तो पीई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आप देखेंगे इसमें कंडीशन में 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ 0 हो रहा था, यानी उस पर बलेगुम आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल 0 डिग्री पे रखा था, इसलिए। तो इस पर आज बलेगुम आघूर्ण कार्य नहीं करेगा क्योंकि ये सीधा रखा है, और बलेगुम आघूर्ण कार्य नहीं करेगा इसका मतलब कि ये अपने आप नहीं घूमेगा। आज इसे हमें घुमाना है, और जब हम इसे घुमाएंगे तो घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं उसके लिए ही हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे, जो कि एक एक लाइन बिल्कुल वही है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी सैटरडे वाले में, एक एक लाइन वही है। क्यों? क्योंकि डायग्राम ही वही बना हुआ है। कैसे लिखेंगे सीखो, लेकिन फिर भी कैसे, माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे बनाया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। सबसे पहले माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है, 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव AB को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि समांतर रख दिया है, और चाहे हम लिख सकते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो कोण ही नहीं बन रहा, तो फिर हम क्यों लिख रहे हैं थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है? इसलिए लिख रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र E के साथ कोण तो बना रहा है, लेकिन कितने डिग्री का बना रहा है, 0 डिग्री का। उसी के समांतर है, उसी की दिशा में, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। तो उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, 0 को ही हमने थीटा मान लिया है। अगर 1 डिग्री भी बना है तब भी थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखते हैं, तो इस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य तो करता है, लेकिन इतना कार्य नहीं कर पाता कि ये वैद्युत द्विध्रुव अपने आप घूम सके। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको अपने हाथ से घुमाना पड़ता है ना। तो लिखो सबसे पहले इसके बारे में, आंसर में लिखना, माना कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 2L है। इनके बीच की दूरी
2l है। इनके बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है ना, इनके बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण मतलब भले ही वो 0 डिग्री का है लेकिन है तो कोण, है ना। तो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस अब आप लोग बोर्ड पे देखो, जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं, मतलब कि 0 डिग्री के एंगल पर रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 है आज के क्वेश्चन में, 0 डिग्री के एंगल पर रख रहे हैं, तो इस पर बल एवं आघूर्ण तो लगेगा लेकिन ना के बराबर लगेगा, इतना कम लगेगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव आपका घूम नहीं पाएगा। अच्छा, क्या हमें कैसे मालूम कि बल एवं आघूर्ण लग रहा है और कम लग रहा है? तो आप देखेंगे, आपको पता है कि ये माइनस क्यू आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तो आप सब जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर बल लगता ही लगता है। तो इसी तरह से इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा होगा। इसी तरह से आपका प्लस क्यू आवेश है, ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ही रखा हुआ है, तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण भी इस प्लस क्यू आवेश पर बल लग ही रहा होगा। और जब दोनों आवेशों पर बल लग रहा है और दोनों पर विपरीत बल लगेगा, एक पर माइनस का और एक पर प्लस का, तो क्या बनेगा? बल एवं आघूर्ण बनेगा। ये आप शनिवार की क्लास में सीख चुके हैं। लेकिन ये घूम क्यों नहीं रहा है उस बल एवं आघूर्ण के कारण? क्योंकि इस पर बल एवं आघूर्ण बन तो रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, जिस वजह से ये वैद्युत द्विध्रुव अपने आप नहीं घूम पा रहा है। और कम क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका वैद्युत द्विध्रुव आज 0 डिग्री के एंगल पर रखा है विद्युत क्षेत्र ई के साथ, मतलब कि बैलेंस कंडीशन में रखा है, बैलेंस है अपने आप में, इसलिए नहीं घूम पा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम अपने हाथ से पकड़ के घुमाएंगे और घुमाने में कितना कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, कितना बल युग्म आघूर्ण इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगेगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही निकाल चुके हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण लगता है। इसके लिए अपन पहले ही फॉर्मूला निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यही फॉर्मूला है, शनिवार को निकाला था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर इतना बल युग्म आघूर्ण लगता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी यही बल युग्म आघूर्ण लग रहा होगा फॉर्मूले के अनुसार। अब हमें क्या करना है? इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि ये अपने आप नहीं घूम सकता है, क्योंकि इस पर जो बल युग्म आघूर्ण लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, इसलिए अब हमें इसे अपने हाथ से घुमाना है। तो हमने मान लो पॉइंट ए को पकड़ लिया, ये वाला पॉइंट ए, और इसको हाथ से पकड़ के ऊपर की ओर ले गए, हमने इसे ऊपर की ओर उठाया, घुमाया। तो जब हम पॉइंट ए को यहाँ से हाथ से पकड़ के ऊपर की ओर ले जाएंगे, घुमाएंगे, तो पॉइंट भी किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट ए ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो पॉइंट भी किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर। और पॉइंट भी नीचे की ओर आएगा तो ये तिरछा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, और जब तिरछा हो जाएगा तो वो विद्युत क्षेत्र ई के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जितना हमने घुमाया है उतना एंगल बनाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये विद्युत क्षेत्र है ई, ये वाला डायग्राम है। अब हमने क्या किया? पॉइंट ए को यहाँ से पकड़ा और ऊपर की ओर घुमा दिया, ऊपर की ओर घुमा दिया तो मान लो पॉइंट ए पहले आपका यहाँ है, बीच में ये दिख रहा है यहाँ है, ऊपर की ओर घुमा दिया, यहाँ ले गए तो मान लो पॉइंट ए आपका यहाँ पहुंच गया जिस पर प्लस क्यू आवेश है। और अगर पॉइंट ए यहाँ पहुंच जाएगा तो पॉइंट बी किधर पहुंच जाएगा? पॉइंट बी नीचे पहुंच जाएगा। ये वाला पॉइंट बी किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ना।
जब वो पॉइंट ए ऊपर चला गया तो पॉइंट बी नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तो घूमेगा। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में क्या बना, अब एंगल बना थीटा, चाहे वो कितने भी डिग्री का बन रहा हो, जितना आपने घुमाया होगा उतना एंगल बनेगा। अगर आप इसको 5 डिग्री से घुमा दें तो एंगल 5 डिग्री का बनेगा, अगर आप इसको 20 डिग्री से घुमा दें तो एंगल 20 डिग्री का बनेगा, अगर आप 90 डिग्री पर घुमा दें तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो आप पॉइंट ए को पकड़ करके जितना ऊपर ले जाएंगे, जितने एंगल से घुमाएंगे, उतना ही एंगल विद्युत क्षेत्र ई और आपके विद्युत द्विध्रुव के बीच में बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, जितने कोण से घुमाएंगे उतना कोण बनेगा। लेकिन अब हम जितने कोण से घुमा रहे हैं उतना कोण तो बन रहा है, लेकिन जितना घुमाया उतना कोण बनेगा और उतना ही हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा। अगर हम इसे 5 डिग्री के कोण से घुमाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 5 डिग्री का कोण बन रहा है, 5 डिग्री के कोण से घुमाया तो कार्य आपका कम होगा क्योंकि आपने कम घुमाया है। अगर आप इसे 50 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो आपने ज्यादा घुमाया है तो कार्य आपका ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा ऊपर ले जाएंगे पॉइंट ए को, एंगल उतना ज्यादा बनेगा, उतने ज्यादा डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब आपने उतना ज्यादा उसे घुमाया है। ठीक, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल्का सा घुमा करके देखेंगे। हल्का सा मतलब कम एंगल पर घुमाएंगे, पहले उसको प्रैक्टिकल करेंगे जैसा अपन ने गॉस की प्रमेय में किया था। और जब सक्सेस हो जाएंगे तब हम इसे ज्यादा एंगल से घुमा करके देखेंगे। तो मान लो कि अभी हमने पॉइंट ए को ऐसे पकड़ा, ऊपर की ओर ले गए कुछ ऊंचाई पर और कम एंगल से घुमाया, मान लो 5 डिग्री के एंगल से घुमाया, 10 डिग्री के एंगल से घुमाया, कम एंगल से घुमाया। और कम एंगल से घुमाएंगे तो कार्य कैसा होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। आपने कम घुमाया तो कार्य कम, ज्यादा घुमाया तो कार्य ज्यादा। तो आप उसे कम एंगल से घुमाते हैं तो आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कैसा होगा, कम होगा। कार्य कम होगा तो पहले हम कम कार्य को निकाल लेंगे और जब सक्सेस हो जाएंगे तो फिर हम उसको ज्यादा डिग्री के एंगल से घुमाएंगे तो कार्य भी ज्यादा होगा, फिर उस कार्य के फॉर्मूले को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र जान रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र के साथ कम एंगल किससे बताएंगे, एंगल को किससे बताते हैं, थीटा से, कोण को किससे बताते हैं, थीटा से। और अगर आपका कोण कम बन रहा है, आप कम छोटे कोण से घुमा रहे हैं तो किससे बताएंगे, डी थीटा से, डी लग जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू छोटी है, कम है, तो उसके साथ में क्या लगता है, डी लग जाता है। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ डी थीटा कोण से घुमाने पर, घुमाने पर हम पॉइंट ए को ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर घुमाते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र ई के साथ कम कोण बनाता है, चाहे वो 5 डिग्री का हो चाहे वो 10 डिग्री का हो, छोटा कोण बनाता है, जिसको हमने क्या मान लिया है, डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे कम एंगल से तो कितना कार्य होगा, तो हम लिखेंगे घुमाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, कितना कार्य करेंगे हम इसे घुमाने में। तो कार्य को निकालने के लिए आपको कार्य का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, और कार्य का फॉर्मूला 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है 11वीं क्लास में या 9th में तो आपको याद करना पड़ेगा कार्य का फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स का वो। तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ये देखेंगे कि हमने इसको छोटा सा कोण डी थीटा कोण से घुमाने में कितना कार्य किया है, कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, और वर्क को किससे बताएंगे, डब्ल्यू से। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। लेकिन यहाँ पर आपका सामान्य बल नहीं आ रहा है, कौन सा वाला बल आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बल युग्म आघूर्ण। कौन सा बल आ रहा है, बल युग्म आघूर्ण वाला बल आ रहा है। तो इसे अपन किससे बताते हैं, टाउ से। तो अपन को यहाँ पर बल की जगह कौन सा बल लिखना पड़ेगा, टाउ लिखना पड़ेगा। सामान्य बल आ रहा होता तो अपन इसको एफ लिख देते। अब इसके बाद विस्थापन,
विस्थापन मतलब कि आपने इसे कितने डिग्री के कोण से घुमाया है। तो आप इसे कितने डिग्री के कोण से घुमा रहे हैं, अभी आपका कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, तो डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा। तो इतने डिग्री के कोण से हम इसको घुमा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम इसको कम एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा के साथ में डी लगा है, मतलब कि छोटा कोण बन रहा है, हम इसे बहुत कम घुमा रहे हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि आप उसे कम कोण से घुमा रहे हैं इसलिए। तो कार्य के साथ में भी क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपका कोण छोटा बन रहा है, कम एंगल से घुमाया है, तो किया गया कार्य भी छोटा होगा। और छोटे कार्य को किससे बताएंगे, डी डब्ल्यू से बताएंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू पहले से आपके पास है, तो हम लिखेंगे टाउ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बस आ गया छोटा सा कार्य कि हम इतना कार्य कर रहे हैं जब हम इसे डी थीटा कोण से घुमाते हैं। अब हम इसमें सक्सेस हो गए छोटे कार्य को निकालने में, और इसे हल्का सा पॉइंट ए को ऊपर ले जाने में, छोटा सा एंगल बनाने में। अब क्या होगा, अब हम ज्यादा कार्य करेंगे। और ज्यादा कार्य कैसे करेंगे, अब इस पॉइंट ए को यहाँ से पकड़ेंगे और ऊपर तक लेकर के जाएंगे। और ऊपर तक मतलब जिससे ज्यादा कोण बनेगा, समझ रहे हैं। जैसे हमने पॉइंट ए को यहाँ से पकड़ा और यहाँ से घुमाते हुए पॉइंट ए को यहाँ तक ले गए, और पॉइंट भी इधर पहुंच जाएगा नीचे तक। तो अब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र ई के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा। जैसे मान लो 90 डिग्री बने, 45 बने, या 50 बने, 180 बने, 27 बने, जो भी बने, लेकिन ज्यादा एंगल बनेगा, बड़ा एंगल बनाएंगे अपन, क्योंकि ज्यादा घुमा रहे हैं तो एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा। तो अब आप इस पॉइंट ए को पकड़ के ज्यादा घुमाएंगे, कार्य ज्यादा होगा। तो पहले अब हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ अब हम इसे कितने कोण से घुमाएंगे, अभी हम कम कोण से घुमा रहे थे, छोटे एंगल से घुमा रहे, तो क्या लिखा था, डी थीटा। डी क्यों लगा था थीटा के साथ में, क्योंकि ये छोटा कोण बन रहा था। लेकिन अब आप इसे ज्यादा एंगल से घुमा रहे हैं, बड़ा कोण बन रहा है, तो आप किससे बताएंगे, ओनली थीटा से, है ना। पहले छोटा कोण बन रहा था इसलिए डी थीटा से बता रहे थे, अब एंगल आपका बड़ा बन रहा है तो किससे बताएंगे, थीटा से। तो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य उसको अपन यहाँ देखते हैं। ये तो आपको मालूम है कि अब हम ज्यादा एंगल से घुमा रहे हैं थीटा कोण से, तो किया गया कार्य भी आपका ज्यादा होगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि अब हम इसको ज्यादा एंगल से घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य भी आपका ज्यादा होगा। अगर आप थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो आप कार्य ज्यादा करेंगे, और ज्यादा कार्य होगा तो कैसे निकालेंगे, हम फिर से दोबारा से कार्य का फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, फिर से इतना पूरा सॉल्व थोड़ी से करेंगे। हमने जो छोटा कार्य निकाला है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा, कम कोण से घुमाने पर जो छोटा कार्य निकाला है, इसी छोटे कार्य को डायरेक्ट बड़े कार्य में बदल लेंगे, जिसे हम थीटा कोण से घुमाने पर कर रहे हैं, उस कार्य में बदल लेंगे। कैसे, देखो पहले हम इसको लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका छोटा कार्य है। और अब हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई के साथ ज्यादा बड़े कोण से घुमा रहे हैं, मतलब कि ज्यादा कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य बड़ा होना चाहिए। और ये हमने किसकी वैल्यू लिख के रखी है, छोटे कार्य की वैल्यू लिख के रखी है। अब क्या करेंगे, इस छोटे कार्य को डायरेक्ट हम बड़े कार्य में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं गॉस की प्रमेय में। जिन बच्चों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी है वो समझते हैं, या जिन्हें नहीं पढ़ी वो अभी भी इसको सीख जाएंगे यहाँ पे, कि अगर कोई वैल्यू है आपके पास और वो वैल्यू अगर छोटी है,
और उसे आप बड़ी वैल्यू में बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास एक कार्य की वैल्यू है और एक छोटे कार्य की वैल्यू है, और अब आपको मालूम है कि हम थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो कार्य ज्यादा कर रहे हैं, बड़ा कार्य हो रहा है। तो अब आप इस छोटे कार्य की वैल्यू को बड़े कार्य की वैल्यू में बदलना चाह रहे हैं, बड़े कार्य के मान में बदलना चाह रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे डायरेक्ट? तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में बदलने के लिए समाकलन करते हैं। शायद अभी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स में तो नाम मात्र के छोटे पूरे समाकलन होते हैं, मैथमेटिक्स में तो बहुत बड़े बड़े समाकलन होते हैं। तो समाकलन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं 11th क्लास में, लेकिन जिनने नहीं पढ़े वो यहाँ पर देखें, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खास करके बायो वाले बच्चे, है ना, क्योंकि वो 12th में होना तो समाकलन पढ़ना नहीं है बायो वालों को, तो उनको तो केवल फिजिक्स में ही पाला पढ़ने वाला है उनसे। तो आप लोग देखें, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे कार्य की वैल्यू है। अब इसे हम बड़े कार्य की वैल्यू में बदलना चाहते हैं, तो इसे बड़े कार्य की वैल्यू में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन किस साइड का, कैसे करेंगे समाकलन अपन? तो ये जो आपकी वैल्यू है छोटे कार्य की, इसका दोनों साइड का समाकलन कर देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं समाकलन को इंटीग्रेशन, मतलब कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड का। और इंटीग्रेशन हमने दोनों साइड का कर दिया, ये समाकलन का निशान है, इंटीग्रेशन का निशान है, आपको दिख रहा है। ये क्या करेगा? छोटे कार्य को बड़े कार्य में बदल देगा, इसका काम ही यही है, आविष्कार ही इसलिए हुआ है। लेकिन बदलेगा कैसे? इसको हमें बताना पड़ेगा ना, कि कितना छोटे से छोटा कार्य में बदलना है और कितना बड़े कार्य में बदलना है। लिमिट तो बताना पड़ेगी कि मैक्सिमम इतना बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें लिमिट लगती है। नीचे लोअर लिमिट मतलब कि छोटे से छोटा, ऊपर हायर लिमिट मतलब कि बड़े से बड़ा। तो आप देखेंगे जैसे हमने नीचे लोअर लिमिट लगा दी, मान लो हम छोटे से छोटा कार्य कितना करना चाह रहे हैं, 0। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री के कोण से घुमाएं, कितने कोण से घुमाएं? 0 डिग्री के से, क्योंकि कार्य उतना ही होगा जितना आप घुमाएंगे, ये तो आप जानते हैं। जो कार्य हो क्यों रहा है? इसको घुमाने पर कार्य हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य हो रहा है। पॉइंट ए को पकड़ के आप जितना ऊपर तक ले जाएंगे, जितना घुमाएंगे, कार्य उतना ही होगा। जितने एंगल से घुमाएंगे कार्य उसी के अनुसार होगा, उतना ही होगा। कम एंगल से घुमाएंगे कार्य छोटा होगा, जैसे आपने देखा कम एंगल से घुमाया कार्य छोटा हुआ, ज्यादा एंगल से घुमाएंगे कार्य बड़ा होगा। तो हमने मान लिया हम 0 डिग्री के एंगल से घुमा रहे हैं, तो 0 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे तो कार्य कैसा होगा? 0 होगा। तो आपने एक लिमिट ले ली 0 स्टार्टिंग की। और अब बात आती है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना आप कार्य करना चाहेंगे, बड़े से बड़ा। तो उसके लिए आप मान लेते हैं कि हम उसे थीटा डिग्री से घुमा रहे हैं। थीटा मतलब कितना भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 270, 360 कुछ भी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा थीटा डिग्री से घुमा रहे हैं, और थीटा डिग्री से घुमा रहे हैं तो कार्य आपका बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा कार्य होगा। और कार्य बड़ा होगा तो बड़े कार्य को किससे बताएंगे? W से। तो आपके कार्य की एक लिमिट तो बन गई 0, कि आप कम से कम 0 कार्य करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितना कार्य करेंगे? W कार्य करेंगे। बड़े से बड़ा कार्य कितना करेंगे? W करेंगे। W का मान कुछ भी हो सकता है, जितना आप एंगल से घुमाएं उतना। अब इसी तरह से इस साइड लिमिट बनेगी, ये तो कार्य के लिए बन गई। इस साइड लिमिट किसके लिए बनेगी? थीटा के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि डी किस में लगा हुआ है? थीटा में लगा है। तो इस साइड लिमिट बनेगी थीटा के लिए। तो आप वैद्युत द्विध्रुव को कितने एंगल से घुमाएंगे? कम से कम, तो कम से कम 0 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे। तो एक लिमिट आपकी बन गई 0 डिग्री। और ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल से घुमाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा हम थीटा कोण से घुमाएंगे। तो एक लिमिट बन गई आपकी थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं आप? जो भी वैल्यू हो, 10, 20, 30, 50, 90, 180, 360, जितना भी एंगल बने वो थीटा की वैल्यू होगी। तो कम से कम 0 डिग्री से, जिसमें आपका कार्य 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा थीटा डिग्री से, जो कि बड़ा एंगल है, जिसमें आपका कार्य W होगा। ये आपकी दोनों साइड की लिमिट बन गई। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं, हमने बताया है कि जैसे ही dw का इंटीग्रेशन होगा तो इसमें से d हट जाएगा और क्या बच जाएगा? केवल w बच जाएगा। ऐसा क्यों, वो भी बताते हैं। और इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? लिमिट आपकी लग जाएगी ऐसे ब्रैकेट में, 0 to w। ये लिमिट लगी है 0 से w, वैसे आपकी लिमिट ब्रैकेट पे लग जाएगी 0 से w। अभी लिमिट सॉल्व नहीं हुई है, अभी केवल आपका छोटा कार्य बड़े कार्य में बदल गया है।
कैसे? आप जानते हैं छोटे कार्य को हम डी डब्ल्यू से बताएंगे, डी लगेगा क्योंकि वो छोटा है, और बड़े कार्य को किससे बताएंगे? डब्ल्यू से बताएंगे। आपको पता है डी डब्ल्यू लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया था। क्यों किया था? जिससे आपका ये जो छोटा कार्य है डी डब्ल्यू वो बड़े कार्य डब्ल्यू में बदल सके। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या करेगा? इस छोटे कार्य को बड़े कार्य में बदल देगा, और जब आपका ये छोटा कार्य बड़े कार्य में बदल जाएगा इस इंटीग्रेशन के द्वारा, तो फिर इसका डी हट जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही आपका ये छोटा कार्य बड़े कार्य में बदला तो इसका डी इंटीग्रेशन से हट गया और क्या रह गया? केवल डब्ल्यू रह गया। समझ गए? और लिमिट आपकी 0 से डब्ल्यू लगी हुई है। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि 11th में सिखाती हैं। हम जैसे dx लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करें तो x हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है? d को हटा देता है। क्यों? क्योंकि d कब आता है? जब कोई चीज छोटी होती है, और उसका इंटीग्रेशन होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें से d हट जाएगा, x अकेला बचेगा। ऐसे ही कहीं लिखा है dy लिखा है, तो इंटीग्रेशन होगा, डी हट जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, केवल बाय अकेला बचेगा। और ऐसे ही आपका लिखा था डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू लिखा है तो क्या होगा? इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा क्योंकि वो बड़ा हो गया इसलिए, और क्या बचेगा? केवल डब्ल्यू बचेगा। तो आपका बचा कार्य आपका डब्ल्यू, और लिमिट आपकी बाकायदा लगेगी 0 से लेकर के डब्ल्यू तक। जैसे लगी हुई है वो लिमिट लगेगी, लिमिट अभी आपकी चेंज नहीं हुई है, लिमिट को सॉल्व अभी अपन ने नहीं किया है। अब बात करते हैं इस साइड के इंटीग्रेशन की। ये तो इस साइड का हो गया, इस साइड के इंटीग्रेशन। इस साइड क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो हमें पीई को बाहर निकालना पड़ेगा, और साइन थीटा को हम रखेंगे अंदर इंटीग्रेशन के अंदर। ये इंटीग्रेशन पीई के बाद लगेगा, पीई के बाद लगेगा। पी को हमने बाहर निकाल लिया, और साइन थीटा को हमने इंटीग्रेशन के अंदर रखा है डी थीटा के साथ। ऐसा क्यों भाई? पी को अकेले को बाहर क्यों निकाला? उसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं करना चाह रहे? तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग इसलिए नहीं करना चाह रहे, उसके पीछे वजह है कि आप यहाँ देखें ध्यान से कि ये क्या लिखा है? डी थीटा लिखा है। इसका मतलब छोटा कौन है? डी किसके साथ में लगा है? थीटा के साथ में लगा है। डी किसके साथ में लगा है? थीटा के साथ में। छोटा कौन है? थीटा छोटा होगा तभी उसके साथ में डी लगा है। तो हमें बड़ा किसको करना है? हमारा टारगेट क्या है? हमें थीटा को बड़ा करना है, क्योंकि डी उसके साथ में लगा है। और अगर थीटा को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन उसी का करेंगे ना, थीटा वाले का, जिसको बड़ा करना है। पी में तो थीटा है नहीं है, तो उसे तो बड़ा नहीं करेंगे, वो तो पहले से ही बड़ा है, उसे क्या बड़ा करना? तो जो चीज छोटी है उसी को तो बड़ा करेंगे, उसी का तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किए इसलिए जा रहा है, छोटी चीज को बड़ा करने के लिए। तो आपका डी लगा हुआ है थीटा के साथ में, और थीटा आपका छोटा है इसलिए हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए उसमें डी लगा हुआ है। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा को ले लिया, क्योंकि साइन में थीटा है जिसे हमें बड़ा करना है, और डी थीटा को ले लिया इंटीग्रेशन के अंदर। अब क्या होगा? डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू लिमिट पीई। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको आना चाहिए। ज्यादातर बच्चों ने सीख भी लिया होगा शायद कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सब सीखेंगे। अभी आप लोग मैथमेटिक्स में सब सीख जाएंगे, साइन का क्या, कॉस का, टेन का, सबका सीख जाएंगे, बना भी लेंगे सब। हाँ नहीं, इधर देखो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हम साइड से लिख देते हैं यहाँ पर सूत्र, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, खास करके बायो वाले बच्चों को, क्योंकि मैथ वाले तो ऐसे ना जाने कितने फॉर्मूले अपने मैथमेटिक्स में याद करने वाले हैं, लेकिन बायो वाले बच्चों को यहाँ थोड़ा सा ये है कि बस ये एक लाइन का फॉर्मूला मैथमेटिक्स का याद करना पड़ेगा। क्योंकि 11th की फिजिक्स शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी होती तो आप सीख गए होते वहां पे कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो अभी आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अपन साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। अब आपकी जो लिमिट लगी हुई है, लिमिट क्या लगी है? 0 से थीटा, तो लिमिट को अपन वैसा की वैसा लिखेंगे, 0 से थीटा जैसी लिमिट लगी हुई है, क्योंकि लिमिट तो अभी बाद में सॉल्व होगी ना अलग से। अब क्या होगा? ध्यान से देखो,
W इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगी है 0 से, W इज इक्वल टू, ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर cos थीटा में, आपको दिख रहा है। इस माइनस को अपन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इस माइनस को हमने ले लिया बाहर, बाहर ले लिया तो बाहर क्या हो जाएगा, PE, और इधर कौन बचेगा ब्रैकेट में, cos थीटा, लिमिट 0 से थीटा। क्या कर दिया, जो साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, तो हमने उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया माइनस cos थीटा। लिमिट अपनी जगह पर वैसी की वैसी लिखी हुई है जैसे डब्ल्यू में लिखी थी इधर, अभी लिमिट सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जो माइनस है cos थीटा के साथ, उस माइनस को अपन ने ले लिया बाहर, जिससे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, और cos थीटा की जगह cos थीटा, और लिमिट आपकी 0 डिग्री से थीटा, वैसी की वैसी। अब क्या होगा बेटा, अब लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट सॉल्व करना शायद आप लोग पहली बार सीख रहे होंगे, हमें लगता है। तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जिसके लिए इंटीग्रेशन किया गया है, जिसको छोटे से बड़ा बनाया गया है, उसकी जगह पर उसकी लिमिट आती है। और पहले लिमिट आती है हायर लिमिट, मतलब कि ऊपर वाली, फिर माइनस आता है, और फिर माइनस की जाती है लोअर लिमिट, लोअर मतलब कि नीचे वाली। जैसे अपन ने इस साइड इंटीग्रेशन किसके लिए किया, W के लिए, छोटे से बड़ा किसको बनाया, W को बनाया। तो अब जो लिमिट लिखी जाएगी वो किसकी जगह पर लिखी जाएगी, W की जगह पर लिखी जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस W की जगह पर हम इसकी लिमिट लिखेंगे, और कौन सी वाली, ऊपर वाली। तो ऊपर वाली लिमिट कितनी है, W है, तो इस W की जगह पर ऊपर वाली लिमिट आएगी W। ध्यान से देखना सब बच्चे। अब हम यहाँ लिखेंगे W। अब ये नहीं सोचना सबने ये वाला W लिख दिया, नहीं, ये वाला W नहीं है। क्या हुआ है, इस W की जगह पर इसकी लिमिट आई है ऊपर वाली, और ऊपर लिमिट में क्या लिखा है, वो कोइंसिडेंटली, इंतफाक से वो लिमिट W ही है। तो हमने उस ऊपर वाले W को यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं सोचना यही वाला W लिखा है। अब क्या होगा, अब माइनस, अब नीचे वाली लिमिट। तो नीचे वाली लिमिट कितनी है, 0 डिग्री। तो नीचे जो 0 लिखा हुआ वो किसकी जगह पर आएगा, W की जगह पर ही आएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी बात, इज इक्वल टू माइनस PE। अब आप देखेंगे इसी तरह से, इधर आपने इंटीग्रेशन किसके लिए किया था, थीटा के लिए किया था। क्यों, क्योंकि थीटा आपका छोटा था, डी थीटा लिखा था, उसे हमें बड़ा एंगल में कन्वर्ट करना थी, तो इंटीग्रेशन थीटा के लिए किया था। तो लिमिट किसके लिए आएगी, थीटा के लिए आएगी, आएगी कि नहीं। तो ध्यान से देखो कैसे, सबसे पहले कॉस लिखा है, कॉस को कॉस लिखेंगे। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह उसकी पहले ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे, हायर लिमिट कितनी है ऊपर, थीटा ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। अब ये कौन सा वाला थीटा आया है, लिमिट वाला, ये वाला। ये नहीं सोचना कि ये वाला है, नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है ऊपर वाला, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि बड़ी लिमिट को लेने के बाद फिर माइनस करते हैं छोटी लिमिट को। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से कॉस को लिखेंगे, लिख लिया। अब थीटा लिखा हुआ है कॉस के साथ में, तो अब थीटा की जगह क्या करेंगे, अब इस बार छोटी वाली लिमिट को लिखेंगे, नीचे वाली लिमिट को। और छोटे वाली लिमिट नीचे वाली कितनी है, 0 डिग्री। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। समझ गए, कॉस के साथ में एक बार ऊपर वाली लिमिट यानी कि थीटा, माइनस करके कॉस के साथ में एक बार नीचे वाली लिमिट यानी कि 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पर डब्ल्यू के साथ में एक बार ऊपर वाली लिमिट यानी कि डब्ल्यू, माइनस करके फिर डब्ल्यू की जगह नीचे वाली लिमिट यानी कि 0 डिग्री। समझ गए। अब क्या होगा बेटा, आप जानते हैं कि डब्ल्यू में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, डब्ल्यू बचेगा, माइनस PE। इधर आप जानते हैं कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सब बच्चों को पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब क्या हो जाएगा, अब तो डब्ल्यू को डायरेक्ट लिख दो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं है। अब हम इस PE को पहले लिखेंगे, और ये जो माइनस रखा हुआ है PE के साथ, इस माइनस को अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे। जो अपन ने माइनस पहले बाहर लिया था यहाँ पर, अब उस माइनस को वापस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे। और वापस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, आप देखेंगे ये cos थीटा है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, माइनस अभी बाहर है, अंदर जाएगा तो cos थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। और जब ये वाला माइनस इस माइनस के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सही बात है। जैसे ये माइनस बाहर से अंदर जाएगा तो cos थीटा माइनस का, और फिर ये माइनस यहाँ पहुंचेगा तो इसको किसका बना देगा, प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 की जगह 1। अब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू
पीई। अब आप जानते हैं कि अगर कोई चीज प्लस की है तो उसे पहले लिखना चाहिए और माइनस की है तो उसे बाद में लिखना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 आपका प्लस का है तो उसे पहले लिख लो, और cos थीटा आपका माइनस का है तो उसे कहाँ लिख दो, बाद में, जिससे सही सिस्टम से जम सके। और ये आपका किया गया कार्य का व्यंजक आ गया। बाहर इसका मात्रक लिखेंगे जूल, लेकिन ये नहीं सोचना कि अभी आंसर पूरा हो गया, नहीं। ये तो हमें ये मालूम चल गया कि जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव AB को घुमाएंगे और ज्यादा एंगल से घुमाएंगे, कितने भी एंगल से घुमाएं तो इतना कार्य करना पड़ेगा, ये कार्य का फॉर्मूला है। लेकिन हमने बोला कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, इस पर ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। कैसे कि हम मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको वैद्युत क्षेत्र E के साथ 0 डिग्री के एंगल से घुमाएं, सबसे कम कोण पर घुमाएं। 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ, हम उसे घुमा ही नहीं रहे हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वो तो पहले से 0 डिग्री पर रखा हुआ है। ये भी आपका वैद्युत द्विध्रुव ए भी वैद्युत क्षेत्र ई के साथ पहले से ही समांतर है, पहले से उसी के साथ में रखा है, पहले से 0 डिग्री के एंगल पर रखा है, और हम कह रहे हैं कि हम उसे 0 डिग्री घुमा रहे हैं। तो 0 का मतलब क्या हुआ, हम उसे घुमा ही नहीं रहे हैं। और जब उसे 0 डिग्री पर घुमा रहे हैं या हम उसे घुमा ही नहीं रहे हैं तो फिर कार्य कितना होगा, तो आप जानते हैं कि कार्य 0 होगा, क्योंकि 0 डिग्री घुमाना मतलब कार्य भी 0 ही होगा। कैसे, उसे हमें यहाँ देखना पड़ेगा, उसके लिए अपन स्थिति पढ़ेंगे। स्थिति फर्स्ट क्या होगा, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री के कोण से घुमाएं तो कितना कार्य होगा, है ना। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, क्या है कार्य का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा है। क्या करेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 0 डिग्री। W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि हम कितने एंगल से घुमा रहे हैं, 0 डिग्री के से। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, होती है कि नहीं। तो W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और पी में जब 0 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0, यानी आपका किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, अगर आप उसे 0 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो। अब मान लो दूसरी कंडीशन कि हम उसे थोड़ा ज्यादा बड़े एंगल से घुमाएं, तो ज्यादा बड़ा एंगल कितना, मान लो 90 डिग्री के कोण से घुमाएं। जैसे आपका अभी ये वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत द्विध्रुव इसके साथ बिल्कुल सीधा रखा है, और अब हम इसे 90 डिग्री के कोण से घुमाते हैं। 90 डिग्री का मतलब वैद्युत क्षेत्र तो वहीं रहेगा और वैद्युत द्विध्रुव आपका ऐसे हो जाएगा, ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल ऐसा यहाँ से ऐसे ले जाकर के ऐसा कर देते हैं तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। आप उसे 90 डिग्री से घुमा रहे हैं तो कितना कार्य होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्थिति सेकंड यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हिंदी में लंबवत भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री से घुमाएं, 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। फिर से कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ है कार्य का फॉर्मूला, ए रहा, क्या है, W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे अपन,
हाँ बिल्कुल, मैथ्स तो लगेगा भैया। W इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, कितने डिग्री के एंगल से घुमा रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल से, तो अपन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, तो W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सब बच्चों को पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो W इज इक्वल टू पी ई, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, आप सब जानते हैं 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो W इज इक्वल टू पी ई, यानी आपका किया गया कार्य कैसा होगा, आपके द्वारा अगर आप 90 डिग्री से घुमाते हैं तो किया गया कार्य अधिकतम होगा, और अगर आप 0 डिग्री से घुमाते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि किया गया कार्य शून्य होगा। यहाँ हम लिखेंगे अतः किया गया कार्य अधिकतम होगा, अतः किया गया कार्य अधिकतम होगा। अगर आप उसे 90 डिग्री के एंगल से घुमाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा, और अगर 0 डिग्री के एंगल से घुमाते हैं तो आंसर 0 आएगा, मतलब कि किया गया कार्य आपका शून्य होगा। ठीक, अब आपका